जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो से रिलेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक से रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हम जितनी तरह की रेडिएशंस देखते हैं, खासकर लाइट, बिना लाइट के तो हम देख ही नहीं सकते हैं। और जब हमारे पास खुद की बनाई हुई लाइट नहीं थी तो लाइट का एक ही सोर्स था, क्या था? सन। सन से जो रेडिएशंस आती हैं, असल में जब इनको एनालाइज किया तो ये पता चला कि भाई ये इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी डेविएट होती हैं और मैग्नेटिक फील्ड से भी डेविएट होती हैं। दीज कैन बी डेविएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, उसमें हम मोशन कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। या इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी एंगल के साथ चेंज, इलेक्ट्रिसिटी का जो मूवमेंट है वो किसी स्ट्रेट लाइन में ना करा के उसको स्ट्रेट लाइन में भी कराओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है। या अगर आपने उसका कॉइल बना दिया, सुना ये टर्म कॉइल, 10th क्लास में रहा होगा, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। मतलब ये जो वहाँ पर भी जो फ्लो होने वाला चार्ज है या उसमें फ्लो होने वाला करंट है वो भी असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण ही होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो है किसकी तरह ट्रैवल करता है, किसी वेव की तरह। वेव कैसी ट्रैवल करती है? अगर हम इसका ये मीन पोजीशन मान लें तो दैट इज ट्रैवलिंग लाइक दिस। मीन पोजीशन से इसका अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है और डाउनवर्ड। अब ये हमने सिर्फ एक ही फील्ड बनाई है, यहाँ पर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसके परपेंडिकुलर एक और फील्ड जो है वो साथ में रहेगी, उसको अलग करना पॉसिबल ही नहीं है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई, दैट इज लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से चल रही है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सी फील्ड चल रही होगी? मैग्नेटिक। गेटिंग दिस पॉइंट? ये दोनों अब जो चलेंगी तो दोनों साथ में ही चलेंगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर मूविंग लाइक दिस। ये कभी एक दूसरे से सेपरेट करना पॉसिबल होगा ही नहीं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दीज आर फाउंड बाय द रेडिएशंस। अब इसके परपेंडिकुलर अगर हम बनाना चाहें सो वी आर मेकिंग लाइक दिस। तो ये असल में इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, और फिर ये इधर आ गया तो फिर ये ऐसा बना दिया अपन ने। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पर रहेंगी और हमेशा रहेंगी। जनरली जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक किसी एक फील्ड को स्टडी करके और बोलते हैं कि भाई इससे काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। सबसे पहली टर्म तो ये है कि ये जब चलती है तो किसकी तरह चलती है? वेव की तरह। वेव आपने देखा ना, ऐसे वेव ऐसे ऐसे चलती है। कभी पानी में पत्थर मार दिए तो उसमें वेव्स बन जाती हैं। उनमें और इनमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई सन से लेके और अर्थ तक अगर हमारे पास लाइट, हीट पहुंच रही है तो कोई मीडियम वहाँ पर प्रेजेंट होगा। अच्छा, वो मीडियम ऐसा है जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को कहीं भी कोई वेरी नहीं कर रहा है, तो उस मीडियम को उस समय साइंटिस्ट ने कहा ईथर मीडियम। नाम सुना है? ये अभी हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे। ईथर जो है फंक्शनल ग्रुप भी होता है। जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने एल्कोहल, एसिड, हेलोजन्स ऐसा कुछ पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप्स। तो वैसे ही हमारा ईथर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये हम पढ़ेंगे। ईथर बड़ा कम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, और उस समय जो उन्होंने मीडियम माना वो तो कहा कि भाई बिल्कुल नॉन रिएक्टिव मीडियम है जो कोई भी इंटरेक्ट नहीं करता। बाद में जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि भाई वहाँ तो कुछ है ही नहीं, असल में वहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, मतलब वैक्यूम है, देयर इज नथिंग, नथिंग। जो ईथर मीडियम का कंसेप्ट था वो भी नहीं। तो यहाँ पर जो रेडिएशंस ट्रैवल करके किसी स्टार से हमारे पास तक पहुँच रही हैं उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। जबकि जैसे हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, या हमारे वाटर में जो पत्थर ड्रॉप कर देने से ड्रॉप वेव्स बनती हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के साउंड, अगर हम स्पेस में चले जाएं और चिल्लाएंगे तो कोई आवाज़ यहाँ से वहाँ जाने वाली नहीं है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है मालूम है? यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है, वो एयर को पुश करता है,
पुश करने से अलग अलग तरह के साउंड्स क्रिएट होते हैं। और इतने सालों में जब आदमी डेवलप हुआ, उसका ब्रेन डेवलप हुआ, तो उसने क्या सीख लिया, साउंड से एक दूसरे को अपने मैसेजेस पहुंचाने का तरीका ढूंढ लिया कि कौन से वाइब्रेशन से, किस तरीके से बोलने से क्या मीनिंग होगी। पहले तो हाथ के इशारे से और बाकी सब चीज़ों से काम चलता रहा, लेकिन बाद में उसने क्या किया, साउंड्स का यूज़ करना सीख लिया, दूर तक आवाज़ देने के लिए। और जब डेवलपमेंट हुआ तो उसको उसने लिखना भी शुरू कर दिया कि किस साउंड को कैसे हम सिंबलाइज कर सकते हैं, और ज़्यादा आगे चला गया। और वहाँ से जो शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है। तो अभी साउंड वेव्स की बात करनी नहीं, हमको बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब इसका जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज क्रस्ट। डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ, मालूम है ये। और जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, दैट इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड एंड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए, स्मॉल ए। अभी हम जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी जब किसी सर्टेन पाथ में रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो भी ऐसे रिवॉल्व नहीं करने वाला है, वो भी किसकी तरह रिवॉल्व करने वाला है, वेव्स की तरह। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मूव लाइक द वेव्स, उसकी वेव्स की बात भी करनी है। जब वेव्स की तरह घूमेगा तो उसके एम्पलीट्यूड को हम असल में ए से रिप्रेजेंट नहीं करके किससे रिप्रेजेंट करेंगे, त्रिशूल से। क्या है ये, दैट इज साय, ग्रीक सिंबल है साय। साय जो है वो बताएगा इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। वो वेव की तरह जो, जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करेगा ना अराउंड द न्यूक्लियस, तो उससे रिलेटेड जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साय। असल में इसके लिए जो हम टर्म यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, वो बोल देते हैं इसको, दैट इज टर्म्ड एज द वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है दैट इज टर्म्ड एज, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल साय। क्लियर? तो ये भी कई बार आने वाला है, साय तो आएगा ही, है ना, त्रिशूल नहीं देखना है हमको, आगे पढ़ेंगे, बड़े काम की चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया भाई। अब एक वेव हम कंप्लीट कैसे मानेंगे, जब एक ये क्रस्ट कंप्लीट करेगा और एक ये ट्रफ कंप्लीट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा एक वेव का, यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो गई। अब इसकी जो टोटल इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब इसकी जो लेंथ हो गई, उसको क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ अ वेव। तो क्या टर्म यूज कर लें उसके लिए, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। लेकिन इसको जब हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर, दैट इज लैम्डा, इट इज वेव लेंथ, रिप्रेजेंटिंग द वेव लेंथ। लेकिन इसको जब डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन ऐसे नहीं होती। डेफिनेशन कैसे करते हैं, एक डिस्टेंस सेम होगा ना, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेव लेंथ। डिफाइन ऐसे ही करना है। और एक जो हमारे पास, ये तो हमारे पास क्रस्ट है या ट्रफ है, उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा बाय, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी लैम्डा बाय 2 अगेन। लैम्डा बाय 2 भी मालूम होना चाहिए कैसे होगा। क्लियर है? अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ का समझ लो कि उल्टा है, इनवर्स है, वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अच्छा फ्रीक्वेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे हमारे घर में जो लाइट आ रही है उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, मालूम है। और फ्रीक्वेंसी को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं हर्ट्ज में, और हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल का मतलब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जब वेव गई तो एक साइकिल हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गई तो फिर एक और साइकिल हो गया। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक कितने साइकिल हो गए, 2 साइकिल्स। तो जितने साइकिल्स पर सेकेंड किसी वेव के ट्रेवल होंगे वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो हम कोई भी पॉइंट ले लें और यहाँ पर बैठ जाएं कि भाई यहाँ से गिनना शुरू कर दें,
कितनी वेव्स यहाँ से पास हो रही हैं पर सेकेंड। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत ट्रैफिक चल रहा है और हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हम वहाँ किनारे खड़े होकर गिनना शुरू कर दी कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं। जब तक ये हमारा वाला सिग्नल ग्रीन होगा तब तक सामने वाली गाड़ियाँ कितनी निकल गई। तो जितनी गाड़ियाँ निकल गई एक बार सिग्नल रेड से ग्रीन होने तक, वो असल में क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन यहाँ पर तो हमको 1 सेकंड में ही पता करनी है। 1 सेकंड में जितनी वेव्स, कंप्लीट वेव्स पास हो जाएंगी इस पॉइंट से, वो कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। एंड दैट इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल न्यू। ये वी नहीं है, दैट इज द सिंबल न्यू। न्यू रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया ये? तो दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये वेव की तरह ट्रैवल करती है, तो मान लिया अब वही अगर इसका रेप्लिका बनाना है तो आप एक दीवार पे कील लगा दीजिए, उससे एक रस्सी बांध दीजिए मोटी सी। पतली बांधोगे तो उतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि एयर के फ्लो से भी डिस्टर्ब हो जाएगा। मोटी सी रस्सी बांध दें और यहाँ पर हम खड़े हो जाएं और रस्सी को एक बार हम ऐसा हिला दें, फिर देखो आप पूरे में आपको वेव्स ऐसी ट्रैवल करती हुई दिखेंगी। बस ये रेप्लिका है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। उसी तरह से वो ट्रैवल करती है। क्लियर है? यहाँ से आपने एक बार जो उसको पुश किया, पावर दिया, वो पूरे में जाके आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी टू द पॉइंट। ठीक है? अब वेव नेचर की कहानी तो ठीक थी, बहुत सारे ऐसे लाइट के इफेक्ट हैं, ऑप्टिक्स जब हम पढ़ते हैं, दोज कैन ऑल बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। सुना ही सर? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट दैट स्प्लिट्स इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अभी हमको स्पेक्ट्रम भी बहुत सारा पढ़ना है और उससे ज़्यादा स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो यहाँ पर बहुत सारी फिनोमेना हैं लाइट के जो कि हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो कि वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, डिफरेंट कलर्स ऑफ मेटल्स अंडर द डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। जैसे हम लोहा लिया हमने, लोहे का कलर जनरली कैसा होता है? ब्लैक दिखता है, लेकिन वो शाइनी होता है। आप घिस लोगे तो शाइनी दिखेगा। उसको हमने हीट करना शुरू किया। जब हीट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन सा कलर आता है उसका? खूब गर्म कर दोगे लोहे को तो कौन सा कलर आएगा? रेड आ जाएगा। और गर्म करते जाएंगे तो फिर क्या होगा? रेड ही रहेगा। वो रेड से और ज़्यादा ब्लू हो जाएगा, कलर चेंजेस टू वाइट, उसी कलर लग। अब अगर हम स्पेक्ट्रम जानते हैं तो हमको मालूम है कि रेड कलर की वेवलेंथ अलग है, ब्लू कलर की वेवलेंथ अलग है, और रेड तो सबका मिक्सचर हो गया वहाँ पर। अगर हमारे पास वाइट आ गई तो सबका मिक्सचर हो गया। फिर ये अलग अलग कलर्स कैसे किसी मेटल को हीट करने से उससे निकल के आ रहे हैं? भाई अगर वेव नेचर जो है ना वो किसको फॉलो करता है मालूम है आप लोगों को? E is proportional to m, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। ये सीधा सीधा कहता है कि किसी की भी एनर्जी जो है वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होती है। c स्क्वायर इज द कांस्टेंट, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब किसी का भी जो एनर्जी आउटकम होगा दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स मास। ऐसे अगला पार्ट आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी जो होती है, जैसे ब्लैक कलर होता है ना, उसमें कोई भी लाइट डालो तो कुछ नहीं दिखता है, ब्लैक ही दिखता है। ब्लैक बॉडी जो है वो सब तरह की फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को, सब तरह की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड दैट कैन ऑल्सो रिलीज ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को रेडिएट कर सकती है ब्लैक बॉडी, परफेक्ट बॉडी। अब एक टर्म आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या होता है? पहले इसका बड़ा यूज़ होता था बर्गलर अलार्म्स में, अब तो सीसीटीवी कैमरे आ गए तो अब उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। ये बर्गलर अलार्म कैसे काम करता था? असल में अगर कोई हमारे पास मेटल पीस है, हर मेटल पीस के इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसमें जब कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करती है
तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का एजेक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो मेटल है वो ये जो प्रॉपर्टी है अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। अगर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करेगी किसी मेटल पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट नहीं करेंगे। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस अगर आप स्ट्राइक कराओगे किसी मेटल पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू नहीं होंगे, वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। भाई अभी तो कहा कि एनर्जी सिर्फ मास पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो रेडिएशन आ रही है उसकी जो एनर्जी है, इसका मतलब है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। दैट इज नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द मास बट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था ये। अब इसके लिए मैक्स प्लांक, नाम सुना मैक्स प्लांक का? चूंकि ये सब जो हमने बात करी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या कलर्स ऑफ द मेटल्स अंडर द डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस, इस सबको ये जो वेव नेचर है रेडिएशन का, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैक्स प्लांक ने एक थ्योरी प्रपोज करी। उनने कहा कि भाई ये जो हम मानते हैं कि किसी भी सोर्स से एनर्जी का जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। उन्होंने कहा कंटिन्यूस नहीं होता, दैट इज डिस्क्रीट। और वहाँ पर एक टर्म आई, ये मैक्स प्लांक की जो थ्योरी है इसका नाम है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम में एक टर्म आई क्वांटा। क्वांटा का मतलब है एनर्जी पैकेट्स या एनर्जी बंडल्स। क्वांटा स्टैंड फॉर एनर्जी पैकेट्स और एनर्जी बंडल्स। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहा है, वो एनर्जी जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में इजेक्ट करता है। एंड दैट इज नॉट कंटिन्यूस बट डिस्क्रीट। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें तो ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा कि जैसे हमारी जो थ्योरी है, जो वेव नेचर है, वो ये बोलता है कि भाई अगर एनर्जी का चेंज होगा तो इस तरह से कंटिन्यूस होगा, दैट विल बी कंटिन्यूस। और मैक्स प्लांक ने क्या कहा कि दैट इज नॉट कंटिन्यूस बट डिस्क्रीट। मतलब ये एनर्जी चेंज जो होगा वो किस में होगा, स्टेप्स में होगा, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होगा, ये कंटिन्यूस नहीं होने वाला है। ये हमारा E इक्वल्स टू mc² है। और ये मैक्स प्लांक ने कहा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब ये कहता है E इज प्रोपोर्शनल टू m और ये कहता है E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। और अगर हम पार्टिकल नेचर मानेंगे लाइट का, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या कलर, अलग अलग कलर पे मेटल्स के अलग अलग टेम्परेचर हो, ऑल दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो मैक्स प्लांक ने कहा कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो दैट बिकम्स E इज इक्वल्स टू h न्यू। हियर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की? 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 34 माइनस 34 या प्लस 34 जूल सेकेंड यूनिट। गेटिंग इट? तो ये प्लांक कांस्टेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और कहा कि भाई अब इसके बाद जब हम डी ब्रोगलीज इक्वेशन पढ़ेंगे तो उनने क्या किया, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की बात करी। भाई रेडिएशन तो एक ही है, एक बोल रहा है कि ये वेव की तरह चल रही है, एक बोल रहा है पार्टिकल्स की तरह इससे इजेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो रेडिएशन है वो उसमें वेव नेचर है और साथ में उसमें पार्टिकल अटैच्ड है, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा है। एंड इन दैट वे वी आर गेटिंग डी ब्रोगलीज इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in the next class.